नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर दिल्ली से। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोयले की सप्लाई नहीं हुई तो दिल्ली में 2 दिन बाद ब्लैकआउट हो जाएगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि 1 महीने का स्टॉक रखना होता है, लेकिन अब सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि रेलवे वैगन का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द कोयला पावर प्लांट में भिजवाया जाए। ऐसा लगता है कि ये समस्या जानबूझकर खड़ी की गई है। पहले संकट पैदा करो, फिर समाधान करने की राजनीति का आरोप लगाया सत्येंद्र जैन ने। आज की डेट में पीक डिमांड 1 लाख मेगावाट के आसपास होगी, यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1/3 है। 1/3 के अंदर भी उतना भी प्रोडक्शन जो पावर प्लांट हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसको देखे, जो कोयले का क्राइसिस है उसको भी पूरा कराएं। इवन जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं उसकी भी इंस्टॉल कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है, वो भी 30,000 मेगावाट से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। पीक आवर्स में कम से कम उसको 45,000 मेगावाट पर चलाए, उससे भी काफ़ी देश को राहत मिलेगी। कुछ राजनीति ऐसी चलती है, आजकल सुनने में आया है कि भाई क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है, तो हो सकता है कि मैनमेड ही लग रहा है। दिल्ली के लिए तो सर नहीं हो रहा, पूरे देश के लिए लग रहा है। जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था वो भी मैनमेड ही था एक तरह से। आज फिर से वही क्राइसिस नजर आ रहा है कि भाई कोयले की सप्लाई बंद कर दो। कोयला नहीं, इस देश में कोयला होता है, इस देश के अंदर पावर प्लांट है, जितनी डिमांड है उससे 3.5 गुना पावर प्लांट हमारी कैपेसिटी है, उसके बावजूद बिजली नहीं बन रही है, तो ये तो बड़ा मैनमेड सा ही लगता है। और कोयले को लेकर ये पूरी समस्या क्या है दिल्ली में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। अगर दिल्ली के लिए कोयला सप्लाई नहीं आई तो 2 दिन बाद दिल्ली में ब्लैकआउट हो जाएगा। ये कोई अटकल या आशंका नहीं, बल्कि दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान है। आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि देश के अंदर कोयले की किल्लत चल रही है। उसी कड़ी में अब दिल्ली ने पैनिक बटन दबा दिया है। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और उनको जानकारी दी कि जो दिल्ली के थर्मल पावर प्लांट हैं जो कोयले से बिजली पैदा करते हैं, वहां पर कोयले की भारी किल्लत चल रही है। और जो 2 सबसे बड़े पावर जनरेशन प्लांट हैं, एनटीपीसी दादरी 2 जो दिल्ली के लिए 728 मेगावाट बिजली पैदा करता है, वहां केवल 1 दिन का कोयले का स्टॉक रह गया है। और झज्जर जहां में 693 मेगावाट बिजली पैदा करता है दिल्ली के लिए, यहाँ पर भी केवल 1 दिन का ही कोयले का स्टॉक रह गया है। और उन्होंने ये कहा कि ऐसे में जो सारा दारोमदार है या सारा बोझ है वो गैस पावर प्लांट पर बढ़ जाएगा या उस पर बोझ बढ़ जाएगा, सारी निर्भरता उस पर बढ़ जाएगी। लेकिन गैस भी जो है दिल्ली के पावर प्लांट के पास में इतनी नहीं है कि लोड ले सकें। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि कोयला और गैस का जो दिल्ली को सप्लाई है वो बढ़ाई जाए और जो पावर एक्सचेंज हैं वहाँ पर बिजली का जो प्रति यूनिट रेट है उस पर कैपिंग लगाई जाए, ताकि क्योंकि अब दिल्ली बिजली की किल्लत हो सकती है, तो ऐसे में मुनाफाखोरी का काम ना हो, इसलिए इस पर कैपिंग लगाई जाए। अधिकतम रेट बिजली का पावर एक्सचेंज में किस रेट पर मैक्सिमम बिजली बिक सकती है, ये जो है इस पर कैपिंग की जाए, अधिकतम रेट तय किया जाए। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की भी आशंका जताई है कि एक राजनीति के तहत ये हो रहा है कि जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, ठीक वैसे ही कहीं ये बिजली का या कोयले का क्राइसिस तो जानबूझ के खड़ा नहीं किया गया है। उनके ऐसा कहने के पीछे जो मतलब लगता है या जो उनके मन में बात लगती है वो ये लगती है कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, कोई मई जून का महीना नहीं है। इसमें जो बिजली की डिमांड होती है वो पहले ही बहुत कम होती है मई जून के मुकाबले, जहां 24 घंटे ही हर कोई पंखा चलाना चाहता है, एसी चलाना चाहता है। अक्टूबर के महीने में देश में बिजली की डिमांड इतनी नहीं रह जाती है। तो ऐसे में इस समय कैसे जो है कोयले की किल्लत हो रही है। और बात करते हैं लखीमपुर हिंसा की, जहां पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से 10 घंटे से पूछताछ जारी है। लखीमपुर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूछताछ चल रही है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में एसआईटी की टीम आशीष मिश्रा से आज पूछताछ कर रही है। टीम में डीआईजी समेत 8 पुलिस अधिकारी हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 2 कानूनी सलाहकारों के साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर आज पहुंचे। उनके साथ बीजेपी विधायक योगेश वर्मा भी मौजूद थे। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रवीश, करीब 10 घंटे पूछताछ हो चुकी है, क्या सूत्र बता रहे हैं आपके? क्या और पूछताछ चलेगी या फिर कोई और प्लान है?
आज देखिए, कादम्बनी 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और अभी जो डीआईजी जिनके अंडर में सारी पूछताछ चल रही है एसआईटी के, वो अभी बाहर सुबह से नहीं निकले हैं। हम लोगों को भी है कि कुछ जो है वो कोई आधिकारिक बयान जो है वो पुलिस की तरफ से आएगा, इसीलिए हम लोग भी क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन सूत्रों के जरिए खबर ये जरूर आ रही है कि आशीष मिश्रा से कई सारे सवाल पूछे गए हैं और आशीष मिश्रा ने जब यहाँ पर आए हैं तो कई सारे वीडियो अपने साथ में लेकर आए हैं और बार बार आशीष मिश्रा ये कह रहे हैं कि मैं उस जगह पर नहीं था। लेकिन जो पुलिस की तरफ से सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो थार गाड़ी जिसने टक्कर मारी किसानों की, वो उनके पिता के नाम से है और आशीष मिश्रा ही उसको आमतौर पर चलाते थे। तो उस थार गाड़ी को कौन चला रहा था, कितने लोग उसमें सवार थे और थार गाड़ी के अंदर कारतूस कैसे मिले, क्या जो लोग अंदर गए थे थार गाड़ी के वो क्या हथियार लेकर गए थे। साथ में एक इनके और जो दूसरे सहयोगी हैं उनका नाम अंकित जायसवाल बताया जा रहा है, उनसे भी अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई है, उनका इसमें क्या रोल था, क्योंकि उनकी भी 2 गाड़ियां उस काफिले में थी। तो अंकित कहां पर हैं इस वक्त, ये भी पूछताछ किया जा रहा है उनसे। तो अभी एसआईटी तमाम सारे सवाल उनसे पूछे हैं, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर और आशीष मिश्रा उसका जवाब नहीं दे पाए हैं, संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। तो संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है आशीष मिश्रा को देर रात तक गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान पुलिस का सामने नहीं आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूछताछ अभी भी जारी है और कई सवाल हैं जिनके जवाब साफ तौर पर यहां पर क्राइम ब्रांच को नहीं मिले हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। उधर ड्रग्स केस और आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी पर कई गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन 3 को बाद में छोड़ दिया गया। इनमें से एक बीजेपी नेता का रिश्तेदार है। वहीं एनसीबी और बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन किया है। और जब 3 लोग बुधवार के बाद शनिवार को फिर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी पर कई आरोप लगाए। इसमें कुछ वीडियो दिखाते हुए कहा कि जिस रात आर्यन खान समेत 8 लोगों को एनसीबी के दफ्तर लाया गया था, तब 11 लोग एनसीबी हिरासत में थे, लेकिन बाद में 3 लोगों को छोड़ दिया गया, जिनके नाम ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गावा और आमिर फर्नीचर वाला है। इनमें से ऋषभ सचदेवा बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज की पत्नी का भाई है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के दबाव में इसे छोड़ा गया। कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा। बीजेपी के पूर्व युवा अध्यक्ष मोहित कंबोज के साले पर लगे आरोप के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों का खंडन किया और नवाब मलिक पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करने का ऐलान किया। क्या सबूत था उनके पास कि ऋषभ सचदेव या जो लोग वहां पे थे उनका किसी भी ड्रग के सेवन में, खरीदने में, बेचने में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से जांच हो। अरे नवाब मलिक जी, अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो तुम क्या ऐसे अधिकारी ढूंढते हो जो सचिन वजे और प्रदीप शर्मा जैसे झूठे केस करके लोगों को फंसाने और मनसुख हिरेन जैसा हत्याकांड करके भागने का प्रयत्न करे। आप अनिल देशमुख पे चुप क्यों हो? मैं पूछना चाहूंगा, आप भ्रष्टाचार पे चुप क्यों हो? नवाब मलिक के आरोपों पर जवाब देने एनसीबी के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया, लेकिन 2 बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नवाब मलिक ने 2 बार एनसीबी और बीजेपी के बीच तार जोड़े हैं। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि जो अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है,
क्या उसमें भी इसका जिक्र होता है और क्या इसका असर इस पूरे मामले पर पड़ता है? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।